हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम नेट CSIR के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थियोरेटिकल पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर थियरी भी पढ़ाइए। तो इसी पर्पज़ से मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करूँगा। यानी कि जो आज ये लेक्चर नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें मैं पहले थोड़ा इसके बेसिक में बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 डिजिटल, नंबर 2 एनालॉग। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल से स्टार्ट करेंगे, और जब डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा फिर एनालॉग लेंगे। जो आज ही हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम डिजिटल का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसको कवर करने वाले हैं। अभी मैं सिलेबस आपको बता नहीं रहा हूँ, उसमें बेकार में टाइम वेस्ट करना है। सिलेबस आपको सभी को पता है। जो डिजिटल का जो स्टार्टिंग होती है जहाँ से, वो होता है बूलियन अलजेब्रा। मैं बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। बूलियन अलजेब्रा में आपने देखा होगा, जो पेपर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का कोई भी, उसमें एक क्वेश्चन आता है जो मिनिमाइज करने के लिए आता है। आपको कोई टर्म लिखी हुई होगी पूरी की पूरी, कोई आउटपुट लिखा हुआ होगा, उसको आपको बोला होगा इसको मिनिमाइज कर दो। नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है कि आपको वहाँ पे गेट गिवन हो बहुत सारे, उनका आउटपुट आपको खुद से काउंट करना होता है, और जो लास्ट में आउटपुट मिलता है हम देखते हैं कि वो मिनिमाइज हो सकता है क्या। क्यों? कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं वो कैसे गिवन होते हैं कि उसका जो मिनिमाइज फॉर्म होती है वो गिवन होती है। नंबर 2। नंबर 3 हमारा क्या है, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है जो हम के मैप से सॉल्व करते हैं। के मैप भी हमारा मिनिमाइज करने का ही एक स्टेप है। वो हम जब आगे पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे आगे क्या आने वाला है, तब हम उसकी बात करेंगे। आज मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, जो अभी तक आपने देखे होंगे। जैसे एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। एक फॉर्मूला होता था a प्लस ए बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा मैं मान लिख लेता हूँ 0 प्लस ए बार, 1 प्लस ए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए 3 ही लिखे हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी a प्लस ए बार की। 0 प्लस ए बार की हमेशा वैल्यू रहेगी ए बार, जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ से 1 प्लस ए की वैल्यू हमेशा रहेगी 1। तो ये जो बहुत सारे फॉर्मूले, अभी हम सारे फॉर्मूले तो याद नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आप उनको समझ लेना। याद उसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला होता है हमारा यहाँ से नॉट थ्योरम। ठीक है। नॉट थ्योरम को इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट थ्योरम क्या है, हमें नॉट गेट पता है, उसी के बेस पे एक थ्योरम बना रखी है हमने कि नॉट गेट होता है, इस तरीके से कुछ डिजाइनिंग होती है। नॉट गेट में इसमें हमारा सिंगल इनपुट होता है और सिंगल ही आउटपुट होता है। क्लियर है। और ये हमें पता भी है, अगर इसका इनपुट ए गिवन है तो इसका आउटपुट हमें ए बार मिल जाएगा। और अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो क्या होती है, इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी, ए की इनपुट है, आउटपुट को मैंने वाई से लिख दिया है। वाई यहाँ पे इनपुट है, इनपुट क्या हो सकता है, माना ए है। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल क्या हो सकती है, देखो 0 है तो इसका आउटपुट 1 मिलता है, और 1 है तो 0 मिलता है। यानी कि जो यहाँ से बेसिकली यहाँ से बार मिलता है, 0 का बार 1 है और 1 का बार 0 है। ये तो आपको आता है, लेकिन नहीं आता तो फिर भी बिल्कुल बेसिक बता सकता हूँ। जो डिजिटल का मीनिंग ही ये होता है, मानो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो एक करंट हाई हो सकता है, एक लो हो सकता है। ठीक है। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जो नॉर्मली बता रहा हूँ, तो हाई के लिए 1 यूज करते हैं और 0 के लिए, लो के लिए 0 यूज करते हैं। इसका रिवर्स भी करते हैं कहीं कहीं पे कि हाई के लिए 0 करते हैं और लो के लिए 1 करते हैं। मीन्स क्या है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सारा का सारा हमारा क्या, ये क्या है बेसिकली, ये ऑन है ये ऑफ है, बस 2 ही डिजिट में चलेगा सब कुछ, हाई लो हाई लो। ठीक है। ये बस वही था ट्रुथ टेबल में। क्या ये गेट क्या बताता है हमें, नॉट गेट की अगर हम इसको लो इनपुट देंगे तो ये हमें हाई आउटपुट देगा, और हाई इनपुट देंगे तो लो आउटपुट देगा। ये हमारा नॉट थ्योरम भी बोलते हैं, और ये नॉट गेट भी हो गया यहाँ से। ठीक है। नंबर 2, अभी इसको मिटा देता हूं। नंबर 2 एंड थ्योरम की अगर मैं बात करूंगा,
ये भी एंड गेट बना लेते हैं। एंड गेट की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है, ए बी, मोर देन वन इनपुट, टू इनपुट भी हो सकते हैं, यहाँ पे इसका एक आउटपुट होगा। क्लियर है? जो आउटपुट की वैल्यू होती है ए डॉट बी होगी टू इनपुट के लिए। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करता हूँ तो इसकी ट्रुथ टेबल अभी ए और बी की फॉर्म में बनेगी, एक इनपुट, दो इनपुट और ये लास्ट में मेरा आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया ए और यहाँ पे बी। क्लियर है? अभी ये देखो, इसमें कंफ्यूजन मत करना, आई नो आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या है हमारा, हम लिख रहे हैं स्टेप बाई, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, जैसे जीरो के लिए क्या लिखते हैं, जीरो। अगर मुझे वन लिखना है यानी कि इसमें वन वन ऐड करना होता है, और ये बाइनरी एडिशन आपको आता होगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें वन ऐड करूँगा वन, फिर से वन ऐड करूँगा, अगर इसमें क्या होगा, वन वन जीरो होता है और वन इधर आ जाएगा, वन और वन वन। ये बाइनरी एडिशन आपको आता है। अगर आपको ये बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं समझा दूंगा। ये तो वैसे आता ही होगा आपको। तो अगर मैं इसका लिखता हूँ यहाँ से जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इस फॉर्म के लिए आउटपुट क्या होगा, डॉट है, यानी कि ये क्या है, वन, जीरो इंटू जीरो जीरो देगा, जीरो इंटू वन यहाँ से मुझे जीरो देगा, वन इंटू जीरो जीरो देगा, वन इंटू वन वन देगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मेरा और थ्योरम। और थ्योरम की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है, और को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी टू होता है, टू इनपुट, इसका आउटपुट वाई हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है? अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, ट्रुथ टेबल इधर बना देता हूँ आगे, इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, इसकी ट्रुथ टेबल देखो, ए बी वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये तो हर केस में सेम ही रहेगा। आउटपुट यहाँ से कितना मिल रहा है, जीरो जीरो वन, यहाँ से वन, यहाँ से वन, यहाँ से वन। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है और मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको। बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फॉर्मूले हैं आपको रटने नहीं है, तो इससे उसका क्या मीनिंग है, यानी कि ये कैसे उससे लिंक हो रहा है। यहाँ पे देखिए, माना मेरे पास जीरो है, अगर ये मैंने जीरो ले लिया और यहाँ पे मैं इसको b लिख लेता हूँ, अभी इसकी क्या होता है, a प्लस बी होता है बेसिकली जो आउटपुट मिलता है हमें यहाँ से। ये देखिए, यानी अगर मैं प्लस में b लिख लूँ तो इसका हमेशा आउटपुट कितना मिलेगा, b मिलेगा, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको पहले बताया भी था कि ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पे देखिए ये जीरो था, ये फिक्स है, यानी यहाँ पे जो भी b था वही हमें आउटपुट में मिल गया। ये जो फॉर्मूले बनते हैं बेसिकली इन सभी थ्योरम से मिलके बनते हैं, और इसको आपको रटना नहीं था जो मैंने आपको बताया था। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे, मानो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है वहाँ पे कि जीरो प्लस बी क्या होता है, तो आप खुद से सोचना कि ये जीरो है मेरा, बी क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या वन होगा, यानी कि दोनों कंडीशन पुट करके देख लेना। जैसे जीरो के लिए जीरो पुट करके देखूंगा, जीरो मिल जाएगा, बी की जगह अगर वन पुट करके देखो तो वन मिल जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट मिल रहा है बेसिकली क्या मिल रहा है, जो भी मैं बी पुट कर रहा हूँ वही आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया है, ये अंडरस्टैंडिंग है। एक और एग्जांपल देके फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे यहाँ से ए बार होता है, ये हमेशा जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, मानो देखो अगर मैंने ए को जीरो ले लिया, ए बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, डॉट में जीरो देगा। अगर मैं ए को वन ले लूँ, ए बार क्या हो जाएगा, इस बार जीरो हो जाएगा, फिर से जीरो देगा। यानी अगर आपको वहाँ पे फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं और रखने भी नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक और है, यानी कि इसको लिख लेता हूँ ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू हमेशा मुझे वन मिलेगी। क्यों मिलेगी वन, ए को अगर मैं जीरो लूँगा तो ये वन हो जाएगा, और इसको वन लूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी वन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये जितने भी फॉर्मूले थे इन सब की, इनका यूज होता है कहाँ पे, बूलियन अलजेब्रा में, उसको मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है? अभी यहाँ से कितना हो गया मेरा, एंड हो गया, और हो गया, यहाँ से दो लो और बचे हैं। यहाँ से मेरे दो लो बचे हैं, और दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं। सबसे पहला है नंबर 4 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, इसको पहले लिख देता हूँ। ये होता है ए प्लस बी और ए प्लस सी। अगर कहीं मेरा ऐसे लिखा हुआ है, देखो दोनों ब्रैकेट में ए कॉमन है,
तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से a प्लस, और बाकी जो बचे हैं ये तो दोनों में कॉमन है, ये लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना BC। वैसे डिजिटल में मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, यानी कि BC लिख देना, ठीक है। अभी मेरा यानी कि ये डायरेक्टली आपको याद रखना है और उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, या यहाँ से आपका टाइम बचेगा। कैसे हुआ ये सब, यहाँ से देखो मैं इसको आपको प्रूफ भी करा के दिखा देता हूँ। ए क्या हो जाएगा, A इंटू ए प्लस AC प्लस BA प्लस BC। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो A डॉट A है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये 0 हो सकता है, अगर दोनों 0 हो जाएंगे, A की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 मिल जाएगा, यानी A डॉट A हमेशा A ही मिलेगा। A प्लस AC प्लस BA प्लस BC। और जब भी हम मिनिमाइज करते हैं तो अपना जो मेन काम होगा वो होगा हमेशा कॉमन लेना, और ऐसी टर्म कॉमन लेना जो जिसमें से कि मुझे, मानो कि एग्जांपल देके बताता हूँ, मानो 3 टर्म लिखी है ABC प्लस BCA, ऐसी चीज़ कॉमन लेना कि मानो ये 3 है तो इनमें से जितने मैक्सिमम कॉमन आ सकते हैं, यानी मुझे यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखना है, माना यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, कितना है, तीनों ही आ जाएंगे ये तो। इसको ले लेता हूँ मैं ABD, यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा AB प्लस C प्लस D, यहाँ से मुझे अंदर C और D बचा है, तो ट्राई करना कि यहाँ कुछ बचे ही ना, यानी कि 1 बचे। C और D में भी काम चल जाएगा, लेकिन मतलब मैक्सिमम कॉमन लेना, मेरे कहने का मीनिंग ये है। जैसे कि यहाँ से समझ में आ जाएगा मुझे क्या बोलना है। A प्लस AC है, अगर मैं यहाँ से A कॉमन ले लूँगा तो देखो सारा ही कॉमन आ गया, जो मैंने बोला था कुछ बच ही नहीं रहा है। बहुत सिंपल हो जाएगा वो, ऐसा क्यों होगा इस चीज़ को समझा दूंगा। A प्लस C प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ अभी, BA प्लस BC। ऐसा मैंने क्यों बोला है, अगर कभी भी 1 के साथ में कुछ भी लिखा हुआ होगा एडिशन में, BCD कुछ भी हो, चाहे उस एक टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। क्लियर है, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा और 0 भी 1 ही आएगा, तो इसलिए ये हमारा यहाँ से ईजी हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से कितना मिला, A प्लस BA प्लस BC, फिर से A कॉमन ले लूँगा, यानी 1 मिल जाएगा यहाँ से, ये हो गया 1 प्लस B प्लस BC, ये फिर से 1 हो गया, यहाँ से क्या हो गया, A प्लस BC, जो कि मैंने ऊपर लिखा था। तो इतना कुछ नहीं करना है आपको एग्जाम में, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली ये लिखना है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। इसको देखो एक और लिख के दिखाता हूँ एक टाइप से, यानी कि सेम ही है वैसे तो, अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी अपने आप लिख सकते हो। ये इस तरीके से हुआ, माना A प्लस B, और यहाँ से हो जाएगा A बार प्लस B, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी डायरेक्टली लिखा, कुछ कॉमन है यहाँ पे, B दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं B, अभी जो बचा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A प्लस A बार, सॉरी A बार, A बार की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमेशा 0 मिलेगी, यानी यहाँ से B डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट यहाँ पे होता है वो होता है डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं जिसको, और डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 ही लॉ हैं। एक पहला लॉ क्या है, A प्लस B का अगर होल बार है तो ये होल बार क्या होगा, टूट जाएगा, जहाँ से टूटेगा वहाँ पे प्लस का डॉट हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या था, ये हो जाएगा A बार डॉट, देखो बीच में से यहाँ से ब्रेक किया है मैंने, डॉट B बार। सेकेंडरी इसका रिवर्स होता है, यानी अगर डॉट में लिखा है कंप्लीट का बार है, फिर से वही होगा, डॉट का अभी प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस B बार। ये 2 लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिनिमाइज में हमें यूज़ होंगे। अभी मैंने आपको जितने भी यहाँ से लॉ थे मिनिमाइज करने के, बूलियन अलजेब्रा डायरेक्टली वाले, सारे बता दिए हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं लेके आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल में मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ, y = a प्लस b, a प्लस b बार, a बार प्लस b और a बार प्लस b। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और बोलता है इसको मिनिमाइज, इसका मिनिमाइज आउटपुट बताइए, कुछ ऑप्शन देगा। अभी इसको मुझे मिनिमाइज करना है बेसिकली, मीन्स यहाँ से अभी जितने भी लॉ थे मैं आपको बता चुका हूँ सारे, बस इसको आप ये आपको वो लॉ यहाँ पे अप्लाई करने हैं और देखना है क्या आएगा। देखो जो मैंने आपको बताया था, जो अपना लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वही लॉ हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे
अभी मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर इससे इसको करूँ, फिर इससे इसको करूँ, फिर इससे इसको करूँ, और फिर जो भी यहाँ ब्रैकेट बने उससे इसको करूँ, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर यूज करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा a प्लस बी और a प्लस बी बार, ये दोनों देखो दोनों में कॉमन है। और वो लॉ क्या बताता वो बताता था कि अगर कभी भी ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a प्लस यहाँ पे जो भी है डी बी बार सी, जो कॉमन होता था उसको लिख लेते थे और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर देते थे। यही तो लॉ है। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी बी बार, ये दोनों ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, a बार प्लस बी और a बार प्लस बी। क्लियर है? या फिर इसको भी लिख लेता हूँ, दोनों में ये भी कॉमन है a बार, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से a बार प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अभी b इंटू बी बार कितना हो गया यहाँ से 0, और यहाँ से आ गया मेरा a बार प्लस b इंटू बी। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा a इंटू ए बार कितना हो जाएगा 0, यहाँ से b इंटू बी कितना होता है b, और यानी कि ये ab, इसका जो यानी से मिनिमाइज फॉर्म हो गई वो हो गई ab। ये समझ में आया आपको? अभी क्या है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका मुझे कमेंट में आंसर बताना है, और इसको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आंसर क्या आया है। क्लियर है? यानी कि जो आपको होमवर्क में अभी ट्राई करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको अच्छे से नहीं समझेगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसके ऊपर मैं बी बार कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में कहीं पे आया भी है, गेट में आया है या नेट में आया है। तो आपको ये ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया है। क्लियर है? अभी इसके मैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल करा देता हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या आएगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई बार। और एक बात याद रखना कि जितने भी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, अगर वो आपको सारे एग्जाम्पल खुद से कर लेते हो एक बार, तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं बचेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार वाई। अभी इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन आपको लग रहा होगा ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। अभी लगाना कैसे है, ये लो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अभी चलो इसी से बता देता हूँ। देखो, जब मैं इससे ये लिख सकता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा कि इससे ये लिखूंगा तो वो मिनिमाइज यानी कि सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये फॉर्म इस टाइप की हो सकती है, माना ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा एक्स प्लस एक्स बार, दोनों के साथ में अलग अलग आ जाएगा एक्स प्लस वाई। उसका फायदा क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस एक्स बार बन गया है, और एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू क्या होगी 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ से मैंने माना क्या हो गई 0, लेकिन यहाँ से 1 बची है। 0 लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, यानी यहाँ से मुझे एक्स प्लस वाई डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन मिल गया। ये मिनिमाइज फॉर्म है इसकी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आगे क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी। इसको मिनिमाइज करना है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोग क्या करेंगे कि सबको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ए बार के साथ लेंगे, ए बार बी बार के साथ, ए बार सी के साथ। अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करने लग गए तो नियर अबाउट 20 to 25 मिनट आपके ले जाएगा, और इतना टाइम हमें कभी देना ही नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन पे। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उनको ऐसे सॉल्व करना है कि कम से कम टाइम ले, चाहे कोई भी ट्रिक आपको लगानी पड़े। क्लियर है? तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था फिर से वो एप्लीकेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली दोनों की टर्म सेम है, तो ये लॉ ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं x मान लूँ, फिर से क्या हो जाएगा, x प्लस सी है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस सी है। एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ इशू तो नहीं है। ये यहाँ पे सी बार गिवन है, ठीक है, यानी x प्लस सी बार है और x प्लस सी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस जो बचे हैं दोनों का मल्टीप्लाई सी बार सी। ठीक है, और यहाँ से कितना जो बचा है वो उसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, ए बार प्लस बी प्लस सी। क्लियर है?
अभी क्या है, जो यहाँ पे x है उसकी वैल्यू पुट कर लूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लिख लेता हूँ। x की वैल्यू होती है मेरे पास a बार प्लस b बार, और c बार, c क्या है, 0 है, उसको नहीं लिखता हूँ, यानी मेरे पास अभी ये आ गया है, और यहाँ से a बार प्लस b प्लस c। ठीक है, अभी फिर से देखो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे ये दोनों अभी क्या है, कॉमन है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ a बार, और जो बाकी बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से क्या बचा है, b बार, और यहाँ से b प्लस सी, यानी ये हो गया मेरे पास a बार प्लस b बार b प्लस b बार c। b बार b फिर से 0, यहाँ से मुझे मिल गया a बार प्लस b बार c, और यही इसका मिनिमाइज्ड यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको फिर से करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आपको मुझे करके बताना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, और उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको समझ में भी आ रहा है। मुझे उससे पता चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है, और मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले दे चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से जो आपको करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, और यहाँ से a प्लस बी बार प्लस सी। देखो, आप देख रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, जो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, और ये सारे एग्जांपल लगाते हो, तो आपका जो टॉपिक होगा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको मतलब कोई डाउट बचेगा ही नहीं। उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसको इजीली एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको करते रहना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जो मैंने दिया उसको किया, और उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, क्योंकि प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। देखो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे टॉपिक से मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम कॉमन लेने का मीनिंग क्या है कि जैसे ये 3 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो सबसे पहले ट्राई करना है कि हो सके कि ऐसा कुछ कॉमन मिल जाए कि 2 कॉमन मिल जाए। 3 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 2 कॉमन मिल जाए कहीं से, तो वो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से देखो a बार b है, कहीं पे a बार b गिवन है क्या, किसी उसमें a बार b कहीं पे भी नहीं गिवन है। ठीक है, a बार c भी किसी में भी नहीं है, और bc है लास्ट में कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको लिख लेता हूं मैं। bc कॉमन लिया यहाँ से, और यहाँ से कितना बचा, a बार, और लास्ट से a बचा है। बाकी जो बचा है उसको ऐसे लिख लेता हूँ, या उसमें कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लूँगा। 2 कॉमन आ रहे होंगे तो, नहीं आ रहे हैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। अभी क्यों लिख लेता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो जो थर्ड टर्म बनेगी यहाँ से इसके साथ कॉमन इजीली मिल जाएगा। a बार प्लस a, 1 आ गई वैल्यू, यहाँ से आ गया bc प्लस a b बार c प्लस a b c बार। अभी ये 2 टर्म है, तो ऐसा ट्राई करो कि 2 की 2 टर्म कहीं पे कॉमन मिल जाएं। bc तो किसी में भी कॉमन नहीं है, तो एक का ट्राई करो। अभी यहाँ पे c है, c कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, b प्लस a b बार प्लस a b c। अभी मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, यानी कि जो भी गलती करते हैं सोचते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करूँ, आगे तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है मुझे, और इस कॉमन लेके मुझे फ़ायदा क्या मिला। जो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं हम, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं c b प्लस a और फिर b प्लस b बार। उसका क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से ये टर्म 1 दे देगी, 1 मिल गया, बस ये बचा है। यहाँ से मुझे मिला a b c बार। ठीक है, यहाँ से मुझे मिला सी बी प्लस सी ए, और ये 1 हो गया, यहाँ से मिला ए बी सी बार। अभी भी देखो कुछ कॉमन आ सकता है कि यहाँ से ए कॉमन आ सकता है दोनों में से, सी बी प्लस ए कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, सी प्लस ए सी बार। अभी जो ये वाला स्टेप था डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सी बी ए प्लस, देखो सी प्लस ए आएगा एक बार, ए तो बाहर है, अंदर क्या बचा, सी प्लस ए, दूसरी बार सी प्लस सी बार, जिसकी वैल्यू 1 है, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, सी प्लस सी बार, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है, यानी यहाँ से क्या मिल गया, सी बी प्लस ए सी प्लस सी ए। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसका जो मिनिमाइज फॉर्म हो गया ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, और ये मत समझना कि अभी जो
डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं मैं वो क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन के मैप में आएंगे, और अभी जब के मैप आएगा तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा के दूंगा इस सीरीज में। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से एक, ठीक है, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन करा देता हूँ, इसको भी सेम ही करना है। यहाँ से दो देखो कॉमन मिल रहे हैं क्या, कहीं से ए बार बी बार कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ए बार सी कॉमन मिल रहा है, कहीं से ए बार सी मिल रहा है, यहाँ से ए बार सी, दो कॉमन ले लो। ए बार सी मैंने कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा बी बार और वहाँ से प्लस बी, ये टर्म ऐसे ही लिख लो, ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है, फिर से बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा, यानी ए बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ए बार तो किसी में भी नहीं है, यानी सी देखो किस में कॉमन है, यहाँ से सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल गया, या फिर उससे और इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो टर्म कॉमन मिल रही हैं, ए बी कॉमन ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा ए बार सी प्लस ए बी कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से सी बार प्लस सी। क्लियर है, यहाँ से मुझे मिल गया ए बार सी प्लस ए बी। तो यानी इसका मिनिमाइज फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से आ सकते थे मिनिमाइज करने के, जितने भी टाइप के आ सकते थे वो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए हैं। बस अभी क्या था, जो लास्ट वाली थ्योरम थी, क्या था, डी मॉर्गन लॉ था, उसका जो यूज होगा वो के मैप में होता है बेसिकली, या फिर गेट वाले क्वेश्चन में होता है, वहाँ से भी मिनिमाइज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। जब मैं वो टॉपिक लूँगा तो मैं तब वहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद ये बूलियन अलजेब्रा के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। उसको देख लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ सम की। या ऐसा करता हूं दोनों को साथ में ही लूंगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ सम का मीनिंग क्या है और सम ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, पहले डायरेक्टली समझ लो। यानी इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इसको लिख सकता हूं, पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, बी सी प्लस सी ए। देखो नाम से पता चल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट किया फिर सम कर लिया, प्रोडक्ट किया सम किया, प्रोडक्ट किया सम किया। इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम करके उनका प्रोडक्ट करना है। इतना क्लियर है। अभी मैं कॉमन एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। मैंने माना कि एनालॉग की अगर मैं बात करता हूँ, एनालॉग में मेरे पास जो इनपुट था 5 था, 5 को अगर मैं डिजिटल में चेंज करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 101 होती है। ये समझ लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आता है। 0 को मैं 001 लिखेंगे, जो टेबल बनाते थे 001, ये 0 है, ये 1 है, यानी कि जब नेक्स्ट 1 ऐड करते चलते हैं, अगर 1 ऐड करूंगा तो 010। ये तो आई थिंक आपको आता ही होगा, और अगर आपको ये भी नहीं आता है तो मुझे बताएं, मैं आपको इसको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। यानी अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसको मुझे प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना है और सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। यानी मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 मीन्स 101, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 5101। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो उससे पहले समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए। देखो ये जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जनरली ये यूज करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो हाई वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ पे 1 होती है, और इसमें जो हाई हम कंसिडर करते हैं 0 को करते हैं। ये 0-1 क्या है, जो डिजिटल में हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल में जो पूरा का पूरा 0 और 1 होगा, यानी एक हाई को शो करेगा तो दूसरा लो को शो करेगा। ओके, मीन्स यहाँ पे जो हाई हो गए 0 हो गए तो लो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हाई 1 है तो लो 0 हो जाएगा। और आपको पता भी है नॉर्मली जो हम हाई है 1 लेके चलते हैं, यानी मेनली ये यूज करते हैं। ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिखूंगा उस चीज़ को समझ लीजिए। ये है मेरा, पहले ये लिख देता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट।
ये था मेरे पास 101। अभी 1 को हमें नॉर्मली हमें हाई लेके चलना है तो बार नहीं लगाएंगे, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ए बी सी की फॉर्म में लिखना है मुझे, ये हो जाएगा ए, देखो 0 है, बी बार सी, यानी कि यहाँ से जो मैं लिख लूँगा इसको लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम में, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट में सी बी बार ए और ए बी बार सी। वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने ऊपर कैसे लिया है, ठीक है, ऊपर ऐसे लिया है तो ऐसे ही रहेगा ये। क्लियर है? अभी अगर मैं इसकी बात करता तो इसमें कैसे लिखता, इसमें जो हमारा हाई होता है वो 0 होता है, यानी फिर से सेम लिखूंगा ए बी सी। अभी ये तो सेम है क्योंकि हाई मिल गया हमें, यानी इसको बाहर नहीं लेंगे, ये तो आ जाएगा बी, और ये जो यहाँ लो मिलेगा यानी ए बार और सी का सी बार, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी बीच में प्लस आएगा, यानी कि अगर मैं 5 को प्रोडक्ट ऑफ सम के टाइप में लिखूंगा ये हो जाएगा सी बार प्लस बी प्लस ए बार, और जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट होता था सी बी बार ए, और ये है अपना प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें दो चीज़ें और आती हैं, एक मिन टर्म और मैक्स टर्म, यानी कि जो इसकी जो ये टर्म है, देखो ये जो टर्म लिखी हुई है जो हमने ऐड किया है, इन टर्म्स को हम बोलते हैं मिन टर्म, मिन टर्म्स, जबकि इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए यही टर्म होती है, यानी कि सी प्लस ए हो जाएगा मैक्स टर्म्स। क्लियर है? अभी जब मैं आपको एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी एक चीज की और क्या है, यहाँ पे देखिए मैक्स टर्म है, ये मिन टर्म हो गई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो मैक्स टर्म को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, इसको लिखेंगे समेसन 0 1 2 लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मिन टर्म को लिखते हैं समेसन से, इसका बहुत यूज है, इसको ध्यान से समझ लेना, 2 3 या जो भी लिया है मैंने 4। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज होगा आपको आगे चल के, सीधा करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा समेसन 2 3 4। इसका यूज होगा आगे चल के जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उनमें डायरेक्टली हमें गिवन होता है तो हमें देख के पता लगाना है कि ये मिन टर्म गिवन है या मैक्स टर्म गिवन है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि माना मेरे पास कोई ट्रुथ टेबल गिवन है, ट्रुथ टेबल यहाँ पे ये ले लेता हूँ, अगर ये दोनों मिन टर्म हो गए तो ये ऑटोमेटिक मैक्स टर्म हो जाएगी, ठीक है। यानी जो टोटल टर्म है, अगर मुझे पता है माना टोटल टर्म मेरे पास 8 है, 8 में से अगर 5 मिन टर्म है तो बची हुई 3 मैक्स टर्म हो जाएंगी। इतना क्लियर है? अभी इसका एक अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन गिवन है हमें, माना कि कोई टेबल गिवन है ए बी वाई 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। यहाँ से अभी मिन टर्म मैक्स टर्म ये सब अपना क्लियर हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बचा भी होगा तो क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड आउट द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन वाई यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपको इस टेबल में आउटपुट निकालना, यही तो आउटपुट था, वाई सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कि इसके आउटपुट बताओ वाई प्रोडक्ट ऑफ सम। क्यों? दोनों एक साथ कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता था उसमें जो हम आउटपुट क्या कंसिडर करते थे, हाई, यानी हमें 1 के लिए ही देखना होता था। क्लियर है? सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन्स यहाँ पे देखो हाई क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये सारी टर्म लिख लो। अभी जो 0 होता था उसको बाहर लिखते थे, यानी यहाँ से क्या है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरा ए बार बी बार, ऐसे ही लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को, बीच में प्लस। अभी देखो यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे कितना है मेरा ए प्लस बी बार, सॉरी ए बी बार, फिर से प्लस, लास्ट में क्या है प्लस ए बी। क्लियर है? अभी अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने लगूँ तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यानी उसमें हम आई 0 लेते थे, 0 वाली जो टर्म होगी, 0 वाली जो टर्म होगी वो आंसर दे देगी। और ये क्या लिखना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है, यानी उसको किस तरीके से लिखते थे, 1 को बाहर लिखते थे और इसको नॉर्मल लिखते थे, बीच में प्लस लगाते थे, ये होता था ए प्लस बी बार। यानी इससे आउटपुट ये आया और इससे आउटपुट ये आया है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं क्या आ जाएगा बूलियन अलजेब्रा को, ये देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा ए बार प्लस ए बी,
फिर से ये 1 हो गया और यहाँ से बी बार प्लस ए भी आ गया। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं की है? नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, इसको और भी आगे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना, यहाँ से कितना हो जाएगा, बी बार प्लस बी और बी बार प्लस ए, ये फिर से 1 हो गया, यानी यहाँ से कितना मिल गया मुझे, बी बार प्लस ए। देखो यहाँ से भी वही मिला, यहाँ से भी वही मिला, तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है वह इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट के होगा। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? अभी जो मिन टर्म के क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टर्म के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, और उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में के मैप भी लेके आऊँगा। तो आप हो सके तो उससे पहले कुछ पढ़ लेना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज़ और है कि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ लगाते चलिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसका, क्योंकि एक और इशू है, मैं अभी लाइव वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं है। जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव वीडियो ले पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।